अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों का खैर मक़दम है। अब इंशाअल्लाह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 11 और इसमें हम लोग देखेंगे कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई, क्यों ख़त्म हुई और उसके ख़िलाफ़ बगावत किसने किया। खिलाफत उस्मानिया के पीठ में छुरा किसने भोंका, आले सऊद ने भोंका या फिर आले शरीफ ने। तो ये आज हमारा टॉपिक है। इससे जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मामला जो क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत सुकून से आप लोगों को आज बताऊंगा कि पहली जंग अजीम में खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई। 600 साल पर मुश्तमिल ये सल्तनत थी। इससे बड़ी सल्तनत किसी एक ख़ानदान ने कहीं कायम नहीं किया। तो ये देखिए कि ये मामला कहाँ से शुरू होता है। खिलाफत उस्मानिया जानते हैं कि बहुत वसी व अरीज़, इसका कैपिटल तो समझिए कि यहाँ था इस्तांबुल। ये भी समझ जाइए कि ये कब फतह हुआ है, 1453 में। 29 मई 1453 में मोहम्मद अल-फातह ने इसको फतह किया और इसके बाद ये कैपिटल हो गया। तो ये समझिए कि हंगरी, ऑस्ट्रिया तक जो है यहाँ पूरा जो है वो खिलाफत उस्मानिया के अंडर में था। ये समझिए कि क्रीमिया वगैरह भी जो है, एज़ोफ वगैरह, ये सब जो है इसके अंडर में था। ये समझिए कैसे। और फिर यहाँ से जो है ये अल्जीरिया वगैरह, ये पूरा, ये लीबिया वगैरह, ये इजिप्ट वगैरह, ये सूडान वगैरह, ये सब है। और फिर यहाँ से जो है ऐसे ऐसे एकदम, यानी इतनी बड़ी सल्तनत थी। तो अब ये इसका ख़ात्मा कैसे हुआ है, तो ये समझिए कि धीरे धीरे ये खुद ही कोलैप्स होना शुरू हो गया था। और ये समझ जाइए कि ये 17वीं सदी से ही जो ऑस्ट्रिया वगैरह से जो नीचे आना शुरू हो गए थे। और 1908 में जो है ये बुल्गारिया जो है ये भी हाथ से निकल गया था। और फिर समझ जाइए कि यहाँ पर जो है एक जंग हुई है 1912 से लेकर के 1913 तक। 1912 से लेकर के 1913 तक, ये इसको बल्कान जंग बोलते हैं। तो इसमें समझिए कि बुल्गारिया वाले, ग्रीस वाले और ये सर्बिया वाले सब एक हो गए थे। तो ये पूरे इलाके से ही समझ जाइए कि ये महरूम हो गए थे। तो ये आप समझ गए। तो 1913 यानी पहली जंग अजीम से पहले पहले खिलाफत उस्मानिया वाले यूरोपन इलाके से बेदखल कर दिए गए थे। अच्छा, अब ये अफ्रीका में क्या हालत है। अफ्रीका में समझिए कि अल्जीरिया से 1830 में जो है फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया था, इससे में भी महरूम हो गए। इसके बाद आप देखेंगे कि टूनीशिया जो है ये 1881 में फ्रांस ने इस पे भी कब्ज़ा कर लिया। तो ये भी जंग अजीम से पहले ये हाथ से निकल गया। फिर जो है 1882 में ये ब्रिटिश ने जो है मिस्र पे कब्ज़ा कर लिया, तो सूडान पे भी कब्ज़ा हो गया, ये भी हाथ से निकल गया। अब लीबिया रह गया था। तो ये समझिए कि 1911 में इस पे भी इटली ने कब्ज़ा कर लिया। यानी टूनीशिया और अल्जीरिया पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया, लीबिया पर इटली ने कब्ज़ा कर लिया और इस पर जो है मिस्र और सूडान पर यूनाइटेड किंगडम ने कब्ज़ा कर लिया। तो अब यह है कि 1914 से पहले पहले खिलाफत उस्मानिया कहाँ पे है। खिलाफत उस्मानिया बस यहाँ पर। और इधर भी जो है समझ जाइए कि ये कोस्टल एरिया पर जो है वो बरतानिया वाले आ गए थे। और ये ईरान में भी बरतानिया वाले थे और ये बर्रे सग़ीर में भी बरतानिया वाले थे। तो ये पूरे पे जो है म्यांमार वगैरह सब पे जो ये थे ऐसे। तो अब ये खिलाफत उस्मानिया वाले कहाँ पे हैं। और ये बीच में भी समझिए कि नजद में जो है वो आले सऊद वाले आ गए थे। तो बस यहाँ से समझ जाइए कि ये इतना ही था। ये समझिए कि इतना ही रह गया था 1914 से पहले पहले। अब यहाँ पे जंग शुरू होती है, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ।
क्योंकि बैकग्राउंड तैयार हो गया। तो पहली जंग अजीम में समझ जाइए कि दो अलायंसेस की लड़ाई हो गई थी। वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई है तब फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, वरना इसको ग्रेट वॉर कहा जाता था। तो दो बड़ी ताकतें थी और वो अलायंस थी। तो एक तरफ अलाइड पावर और एक तरफ जो है सेंट्रल पावर। तो सेंट्रल पावर में समझ जाइए कि ऐसा था कि एक था जर्मनी और एक था ये ऑस्ट्रिया हंगरी, एक अंपायर था यहाँ तक एकदम, और एक था इटली। तो इन तीनों में समझ जाइए कि एक जो है अंडरस्टैंडिंग थी, मुआहिदा था, हम पर अटैक होगा तो तुम पर अटैक होगा तो हम पर। तो ये सेंट्रल पावर कहलाए। और दूसरे एक जो है ट्रिपल अलायंस था रशिया। तो रशिया समझिए कि यहाँ तक एकदम पूरा यूक्रेन वगैरह रशिया में, और फिर जो है यूनाइटेड किंगडम और ये फ्रांस। तो इन तीनों का अलायंस था। तो इधर फ्रांस, इधर यूके, इधर ऑस्ट्रेलिया, और बीच में ये है, तो इसको इसलिए सेंट्रल पावर कहा गया इसे। तो ये दो ताकतें थी और उन तीनों में अलायंस, इन तीनों में अलायंस। अब यहाँ पर जो बुल्गारिया अभी अभी आज़ाद हुआ था और ये सर्बिया जो है ये आज़ाद था। तो सर्बिया के जो है प्रोटेक्टर जो था वो रशिया था, क्योंकि यहाँ पे भी क्रिश्चियन थे और यहाँ पे भी क्रिश्चियन थे। तो इस लिहाज से ये इसके अंडर में था, या बल्कि उसका मुहाफिज था। तो अब यहाँ पर जो है जंग शुरू हो जाती है। वो होता क्या है कि समझिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो है एक प्रिंस था, शहजादा था, जो बाद में समझिए कि क्राउन प्रिंस कह सकते हैं। वो समझिए कि बोस्निया जो है घूमने आया था। तो वहाँ का जो है एक लड़का था बोस्निया का, जो सर्बियन एथनिसिटी का था, उसने उसको जो है गोली मार दिया। और ये कब हुआ है? 28 जून को 1914 को। तो इल्ज़ाम आया कि सर्बिया वाले ने मरवाया है हमारे शहजादे को, ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादे को। तो इसने अल्टीमेटम दे दिया। तो ये जो है सर्बिया वाले जो है इतना ह्यूमिलिएटिंग शरारत थे कि मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो फिर एक महीना के बाद 28 जुलाई को समझ जाइए कि जंग डिक्लेयर हो गया। तो अब यकीनी बात है कि ऑस्ट्रिया ने कहा कि मैं हमला करने जा रहा हूँ सर्बिया पे। तो जैसे ही सर्बिया पे हमला करूँगा तो ये रशिया बचाने के लिए आएगा। तो जर्मनी ने कहा टेंशन नहीं लो, अगर रशिया आया ना तो मैं आ जाऊँगा। तो कहा अच्छा ठीक है, आप आ जाएंगे? तो कहा हाँ। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि जैसे ही जंग डिक्लेयर हुई तो उसके बाद जो है रशिया आ गया, तो फिर जर्मनी आ गया, तो फिर जो फ्रांस पे हमला हो गया, तो फिर यूके पे हो गया। तो ये समझिए कि ग्रेट वॉर हो गया। अब इटली जो है नहीं आया, वादा किया हुआ था लेकिन आया नहीं। अब फिर बीच में क्या हुआ कि किसी वजह से समझ जाइए कि खिलाफत उस्मानिया वाले भी जो है वो अंदर शामिल हो गए। अब खिलाफत उस्मानिया वाले क्यों शामिल हो गए? कि किसी मामले में जो है बरतानिया वाले ने इससे नेवल वेल ख़रीदे थे, पैसा दे चुके थे लेकिन दिया नहीं। जैसे अभी तैयब अर्दगान जो है समझ जाइए कि F-35 का पैसा अमेरिका को दे दिया, वो दे ही नहीं रहा उसको। इसी तरह से नेवल जो है वो नहीं दिया, कहा जंग शुरू हो गई, अब हमको खुद ज़रूरत है, कह रहे हमको दो। और दूसरी बात आप जान रहे हैं कि बल्कान वार में ये सब जो है वापस ले लिया, सब वापस हो गया था, यानी आज़ादी ले लिया था। तो खिलाफत उस्मानिया बहुत ज़्यादा मकरूज़ भी था। तो उसको लग रहा था कि अच्छा ये लोग जंग में है तो हम भी जंग में शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये खोई हुई ज़मीन हम जो है वापस ले सकते हैं। तो इस लिहाज से उस नीयत से जंग में शामिल हो गए। तो जब जंग में शामिल हुए हैं तो खिलाफत उस्मानिया वाले बहुत अच्छी फ़ाइट दे रहे थे। खिलाफत उस्मानिया वाले ने कहा कि हम जो है इस जंग में शामिल होंगे और ये सेंट्रल पावर के साथ, जर्मनी के साथ हम रहेंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया के साथ हम रहेंगे। तो बरतानिया वाले ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे? तो कहा हाँ। तो अब इस तरह से जो है इनकी भी शमूलियत हो गई। तो अब खिलाफत उस्मानिया वाले बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे, यानी हर फ्रंट पे जो है ये अलाइड पावर को, इत्तेहादी फौज को ये दे रहे थे। यहाँ पर जो है गिलेली की जंग हुई है बहुत, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ही यहीं पे था, बहुत ज़बरदस्त फाइट दिया है। यहाँ पे भी बरतानिया और उसके इत्तेहादियों को जीतने नहीं दिया। इधर ऑस्ट्रिया जर्मनी हार रहा था, लेकिन ये खिलाफत उस्मानिया एकदम पावरफुल। तो एक तो ये फ्रंट था, उसमें जो है नाको चने चबवा दिया। फिर इधर कफकाज की लड़ाई में भी जो है हालत ख़राब कर दिया रशिया वगैरह को। और इधर जो है इराक की जंग में भी हालत ख़राब कर दिया। बरतानिया वाले इधर से भी अटैक कर रहे थे, इराक की तरफ जाना चाह रहे थे। फिर इधर मिस्र में जो है
आप जानते हैं कि ब्रिटिश के अंडर में था, तो इधर से जो फ़लस्तीन को लेना चाह रहा था, इधर भी जो है वो मुँह की खानी पड़ रही थी। यानी चारों तरफ जो खिलाफत उस्मानिया से वो जीत नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने जो है दाव चल दिया। दाव क्या चला कि बरतानिया वाले का जो है यहूदियों से पहले मुआहदा था कि अगर आप हमें फ़लस्तीन दिला देते हैं तो हम आपको जो मांगेंगे वो देंगे, समझिए जितना पैसा वगैरह मांगे। उनके पास पैसे कमी नहीं थी, तो इस लिहाज से वो यहूदियों से वादा पहले कर लिया था कि ठीक है, हम जो है खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे करेंगे तो फ़लस्तीन में तुम्हारी रियासत कायम करके देंगे। और ये समझ जाइए कि ये ऐसा ज़माना था कि खिलाफत उस्मानिया बहुत कमज़ोर हो गई थी और ये रशिया वाले चिढ़ाते थे यूरोप का मर्द बीमार है, चलो इसको बांट लेते हैं। तो बार बार वो जो है चाह रहा, और रशिया वाले के लिए जो ये जीने मरने का सवाल था, क्योंकि उसको जो है गर्म पानी का एक्सेस चाहिए था मेडिटेरेनियन सी का, यहाँ से बास्फोरस पर कब्जा करना चाहता था, इधर इस्तांबुल को लेना चाह रहा था। वो बरतानिया कहता था नहीं, तुम अगर ले लोगे तो तुम ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो वो लेने नहीं देता था। तो खिलाफत उस्मानिया को समझे कि आखिरी ज़माने में बरतानिया ही बचाता था। लेकिन अब जो है जब जंग अजीम में जो है खिलाफत उस्मानिया ने ये रास्ता अपनाया कि हम जर्मन का साथ देंगे, तो खिलाफत बरतानिया वाले अगेंस्ट हो गए। तो बरतानिया वालों ने पहला मुआहदा किया किससे? यहूदियों से, कि हम तुम्हें जो है फ़लस्तीन लेकर के देंगे। अब जब देखा कि जो है 1914 में जंग शुरू हो गई है और खिलाफत उस्मानिया से हम नहीं जीत पा रहे हैं, इधर जर्मनी भी अब हार्ड है, इधर ऑस्ट्रिया हंगरी भी हार्ड है, तो फिर जो है यहाँ पर जो है एक मुहिम चल रही थी कि हम लोगों को खिलाफत के बजाय अरबों की अपनी हुकूमत होनी चाहिए, ये तुर्क हम पर क्यों हुकूमत करेंगे। तो ये जो है लोग लिटरेचर वगैरह अखबार वगैरह में निकाल रहे थे। यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जो है समझिए कि हिजाज का जो वाली था वो शरीफ हुसैन वाली मक्का। शरीफ जो है वो अहले बैत में से था, इसलिए उस ख़ानदान को शरीफ ख़ानदान कहा जाता था। 37वें पुष्ट पर जो है इनका नसब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला से मिल जाता था। तो हुसैन नाम था, हुसैन बिन अली। इसको उसने जो है बरतानिया वालों ने पटाया कि अगर तुम लोग जो है इससे बगावत कर दो। और ये जो है किसने पटाया? ये इजिप्ट का जो हाई कमिश्नर था बरतानिया का, मैकमोहन, उसने आकर के हुसैन वाली मक्का से बात किया, शरीफ हुसैन से। और ये 1915 की बात है, समझिए कि अगर तुम बगावत कर देते हो इधर से, तो अगर जो है खिलाफत उस्मानिया टूट जाती है, हम लोग जीत जाते हैं, तो ये पूरा जजीरतुल अरब के तुमको बादशाह बना देंगे, पूरे का ये पूरा अरब के तुम बादशाह हो जाओगे। ये बना देंगे पक्का का, हाँ। तो ये मैकमोहन के साथ जो है ये इजिप्ट का जो हाई कमिश्नर था उसके साथ हुसैन मैकमोहन मुआहिदा ये हुआ, दस्तखत हुआ। और शरीफ हुसैन उसको ले लेके घुमा फिरता था, हर वक्त जेब में रखता था उसको कि बस हम लोग जीतेंगे और उसके बाद जो है ये पूरे जजीरतुल अरब का मैं बादशाह बन जाऊंगा। तो इस लिहाज से जो है ये हुआ। अब यहीं पर जो है लॉरेंस ऑफ अरबिया को भी जो है बरतानिया वालों ने भेजा, क्योंकि वो जो है आसार कदीमा का समझिए कि वो पढ़ा लिखा था, तो वो फ़लस्तीन के जो है वो जांच पड़ताल के लिए कि यहाँ पर आसार में क्या क्या है, तो वो अरबी वगैरह भी जानता था। तो अरबी वाला ड्रेस पहन पहन करके वो आने लगा कि जब बात हो गई है तो बगावत होनी है। तो बगावत कब होनी है? तो मौका वगैरह देख करके होनी है। तो लॉरेंस ऑफ अरबिया जो है पैसा भर भर के लाता था और अरबी कबाइलों को खूब खूब देता था, सीरिया में, इराक में, यहाँ पे वहाँ पे अरबी बोलता था, उसी की तरह लिबास पहनता था। वो लोग समझते थे ये हमारा मसीहा है, तुर्कों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने आया है। तो इस लिहाज से जो है वो उसको अपना मसीहा समझते थे। अब 1916 में इन लोगों ने जो है बगावत शुरू कर दी। तो आप समझ जाइए कि सीरिया में जो है इसका जो है 3 बेटे थे इसके, हुसैन के, तीनों एक्टिव था। एक का नाम था अली बिन हुसैन, एक का नाम था फैसल और एक का नाम था अब्दुल्ला। अब ये फैसल जो था ये दोनों तरफ से जो गेम खेल रहा था। खिलाफत उस्मानिया को कह रहा था कि हम आपके वफादार हैं और आपके लिए फ़ौज जमा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और कबाइल को जो है रजाकार भर्ती कर रहा था। और इधर जो है अंग्रेज़ों से भी बाप बेटा साज़गाज़ कर लिया था। अब जब यहाँ से जब फ़लस्तीन पर अटैक हुआ है तो खिलाफत उस्मानिया वाले फ़ौज जो है यहाँ पर लड़ने के लिए आए,
तो ये भारी पड़ने लगे खिलाफत उस्मानिया वाले। तो अब इधर से ऐसे टकराव हो रहा कि सीरिया के जो कबाइल रजाकार भर्ती की हुआ था फैसल, वो जो है तुर्क फौज पे ही अटैक करना शुरू कर दिए। फिर मदीना में बगावत, मक्का में बगावत, ताइफ में बगावत, इराक में बगावत, हर जगह बगावत, और तुर्की ही फौज के खिलाफ बगावत होने लगी। तो अब इधर से पीठ में जब छुरा भोंक दिया गया तो फिर ये बेचारे कहाँ रह जाते, धीरे धीरे रिट्रीट करके तुर्की की तरफ भाग चले गए। यहाँ पे भी जो है समझे कि मदीना में जो है तोप लेकर के खड़े थे वो लोग, लेकिन देखे तोप चलाएं किस पे, ये अरबों पे चला के क्या करेंगे, सरेंडर कर दिए वो लोग। ये 1916 में इन लोगों ने बगावत कर दिया, जिसके वजह से वो हर जगह ही हार होने लगी, क्योंकि यहीं से फाइटर जाने थे, और यही फाइटर जो थे, जितना सारा उम्मत मुसलमान ने चंदा भेजा था वो सब जो है बरतानिया के लिए लगा दिया उसने। जिसके वजह से समझ जाइए कि 1918 आते आते समझिए कि फ़लस्तीन तो 1917 में ही जो है उसने कब्जा कर लिया था। जनरल एलएलबी था, वो जा कर के जो है घुसा है एकदम शाहाना अंदाज में फादान बैतुल मक़दस। तो ये शरीफ हुसैन और उसकी औलाद ने समझिए कि फ़लस्तीन लेकर के दिया है बरतानिया वालों को। अब बेचारे उससे बहुत शहीद हुए ये तुर्क फौज जो है अफवाज, फिर रिट्रीट हो गए। यहाँ तक कि 1918 में समझ जाइए शरीफ हुसैन ने जो है अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। जब यहाँ पर मदीना में भी जो आखिरी दस्ता था तुर्क का, उसने भी जो है हथियार डाल दिया कि अपने लोगों से लड़ाई करके क्या करेंगे, तब इसने जो है अपने आप को बादशाह होने का ऐलान कर दिया, और उसको उम्मीद थी कि बरतानिया वगैरह जो है हमको बादशाह बना देगा। तो सब ने बादशाह तस्लीम भी कर लिया, रशिया ने भी कर लिया, फ्रांस ने भी, बरतानिया ने भी, लेकिन कहा नहीं नहीं सिर्फ हिजाज के हैं आप बस। क्यों? उसने कहा अरे हम लोगों का एक और मुआहिदा हुआ है, वो है साइक पीको मुआहिदा। साइक पीको, ये दो डिप्लोमेट्स थे समझ जाइए, एक बरतानिया का और एक जो है फ्रांस के, इन दोनों का आपस में मुआहिदा हुआ था। ये हुआ था 1916 में। मैकमोहन मुआहिदा तो 1915 में हुआ था, साइक पीको मुआहिदा 1916 में हुआ था। इसमें समझिए कि रशिया भी शामिल था, इटली भी शामिल था, लेकिन इस तरह से मुआहिदा की जब बात शुरू हुई तो ये दोनों जो है दिलचस्पी नहीं दिखाए, क्योंकि ये लोग मीटिंग किए कि अरब जब बगावत करेंगे और जब खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बखरा होगा तो अरबों को कैसे बांटेंगे। तो इन लोगों ने, रशिया ने कहा मुझे जो है अरबों में दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस ये बासफोरस दे देना बस हो गया, ये मुझे चाहिए, इस्तांबुल चाहिए और ये रास्ता चाहिए बस। इटली ने कहा कि मुझे भी अरबों में नहीं जाना है, मुझे इसमें से एक टुकड़ा दे देना, मुझे बस हो गया। तो इस लिहाज से जो है कहा अच्छा ठीक है, तुम लोगों को दिलचस्पी ही नहीं इधर में, तो ठीक है तुम लोग कोई मसला नहीं। तो इधर फ्रांस में इन दोनों में मुआहिदा हुआ कि जब हम लोग जीतेंगे तो ये शरीफ हुसैन भी जो है थोड़ा सा बोलता है, मदद किया है, तो इसको हिजाज दे देंगे, चलो यहाँ पर ये दे दें, और इराक और ये जॉर्डन फ़लस्तीन जो है मैं ले लूँगा, अब सीरिया और लेबनान जो है तुम ले लेना, और ये इधर का इलाका तुर्की का भी इलाका ऐसे मिल जाएगा तुमको। तो कहा कि ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइक पीको मुआहिदा। तो ये मुआहिदा हो गया था। अब 1918 में जब इसने अपनी बादशाहत का ऐलान किया कि सीरिया से लेकर के यमन तक मैं बादशाह बन रहा हूँ, तो इन लोगों ने कहा बादशाह तो बन गए, हम मान रहे हैं। रशिया ने भी कहा आई एम रेडी, फ्रांस ने भी कहा आई एम रेडी, बरतानिया ने भी कहा आई एम रेडी, बट सिर्फ हिजाज के हैं आप। क्यों? इराक का कौन? नहीं नहीं इराक के नहीं। सीरिया के कौन? नहीं नहीं सीरिया नहीं। फ़लस्तीन? अरे रे वो दूसरे के लिए है। अब इसका मूड खराब होने लगा। तब आप समझ जाइए कि 1918 में समझ जाइए कि 11 नवंबर को जंग ख़त्म हो गई। फिर आप कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस का समझिए कि 1920 में, वो तारीख़ी लम्हा आपको बताता हूँ, 1920 में समझ जाइए कि कितना मार्च था, 16 मार्च 1920 को जो है इत्तेहादी फ़ौजें जो है इस्तांबुल में घुस गई। ये तारीख़ी दिन है। इस्तांबुल कब फतह हुआ था? 29 मई 1453 को, यानी 450 साल के बाद किसी ताकत के जो है दाखिला हुआ है इस्तांबुल में। फिर ये लोग हिस्से बखरा कर दिए, ये हमको चाहिए तो ये हमको चाहिए, तो ये हमको चाहिए, तो ये हमको चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है वो अड़ गया, अब वो हीरो बन गया।
और वो इस्तांबुल से अनातोलिया भाग आया और यहाँ पर जो है यूनाइट कर दिया। अब इत्तेफाक की बात क्या थी कि रशिया में इनकलाब आ गया था 1917 में, बाल्शेविक रेवोल्यूशन, ज़ार की हुकूमत को उखाड़ फेंक दिया। वो जो बाल्शेविक रेवोल्यूशन आया वो जो है 1920 आते आते मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को जो है मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कॉलोनी के ख़िलाफ़ था। तो इस वजह से ये जो है रशिया की मदद भरपूर आई है। तो यहाँ से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खदेड़ दिया इन लोगों, यानी 2 साल के अंदर अंदर 1920 से लेकर के 1922 तक ये सबको भगा दिया, 22 तक, और इसको बचा लिया पूरे। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने क्या किया कि 1923 में, समझिए कि कल के जो दिन गुजरा है 29 अक्टूबर 1923, यहाँ पर कहा कि बादशाहत ख़त्म और अब जमहूरियत आएगी। बादशाहत को ख़त्म कर दिया और जमहूरियत का क़याम कर दिया। तो तब से जो है तुर्की जो है रिपब्लिकन बन गया, क्योंकि ये सब तो ख़त्म ही हो गया था, बस तुर्की था। तो कहा कि अब यहाँ पर बादशाहत नहीं रहेगी, जमहूरियत रहेगी, यानी पार्लियामेंट बनेगा और लोगों के वोट से चुने हुए बंदे यहाँ पर हुकूमत करेंगे। और फिर जो है 3 मार्च 1924 को कहा कि ये जो अलामती खिलाफत भी जो है ना, जैसे अभी बरतानिया में अलामत के तौर पर एक बादशाह ना, वैसे अलामत के तौर पर जो है मुसलमानों को बहुत दिली लगाव था खलीफा से। तो ये जो अलामत के तौर पर जो खलीफा था उसको भी कहा कि ये खिलाफत भी ख़त्म करते हैं, ये नाम कभी नहीं रहेगा। चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। तो ये 1924 3 मार्च को ख़त्म कर दिया। तो खिलाफत का चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़ोर दे के मैं बताया हूँ। अब यहाँ पर जो है इसके गद्दारी का क्या मिलता है ये देखिए। तो अब यहाँ पर जो है जब जर्मनी ने भी, पहले जर्मनी ने हथियार डाला, ऑस्ट्रिया हंगेरी ने हथियार डाला, उसके बाद सबसे लास्ट में जो खिलाफत उस्मानिया ने हथियार डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ। तो कॉन्फ्रेंस जब पहले पेरिस में रखा गया, पेरिस में, फिर जब लंदन में रखा गया, तो यहाँ से फैसल जो है वो पेरिस अटेंड करने गया, फिर यहाँ से लंदन भी गया। अब वो मुआहिदा 1915 वाला याद दिलाया कि अब वो बोले हैं कि आपका मुआहिदा हुआ था तो दीजिए हमको, सीरिया से लेकर के यमन तक। तो वो लोग जो है कुछ बोल ही नहीं रहे थे, अभी तक राज फाश ही नहीं कर रहे थे। तो फिर वो वहाँ से आया कि हमारी तो बात हो गई है। जैसे ही समझिए कि ये 1919 में गया है, समझ जाइए, पेरिस कॉन्फ्रेंस में। ये बार बार आएगा हर मुल्क में, तो इसको याद रखिएगा, 1919 का पेरिस कॉन्फ्रेंस। फिर वहाँ से जब आया है बाद में, तो 1920 में समझ जाइए कि यहाँ पर जो कबाइल वगैरह जो बगावत किए थे, उन लोगों ने मिल करके दिमश्क में जो है बड़ा सा इज्तिमा किए और फैसल को सीरिया का बादशाह घोषित कर दिया कि सीरिया में जो है हमारा बादशाह फैसल होगा। तो इराक वालों ने कहा कि हम लोग भी बगावत किए हैं, तो हम लोग भी आज़ाद हैं और हमारा भी एक बादशाह होगा और यहाँ पर किंग अब्दुल्ला होगा। अब देखिए, हुसैन का एक बेटा सीरिया में बादशाह होगा और एक बेटा जो है वो इराक में बादशाह होगा। बरतानिया और फ्रांस ने कहा, अरे ये बाप बेटा क्या तुम लोग जो है कर रहे हो, क्या बांट रहे हो? कहा ये देखिए, फैसल को जो बना दिए सीरिया में, अब्दुल्ला को इराक में बना दिए हैं। फ्रांस ने कहा, अरे सीरिया मेरे हिस्से में है, ये मुआहिदा देखो हमारा बरतानिया के साथ हुआ है, कहा जल्दी से निकल लो यहाँ से। तो वो का अल्टीमेटम दिया कि इतने दिन में निकल लो, नहीं तो फिर जो हम गोलाबारी शुरू कर देंगे। अब वाकई में गोलाबारी मारना शुरू भी कर दिया, बाद में बताएंगे जब सीरिया के हिस्ट्री लेंगे। तो फैसल जो है भाग करके इधर आया। फिर इराक में जो है बरतानिया ने कहा कि अरे यहाँ पर तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग अभी हुकूमत नहीं कर पाओगे, ये हमारे अंडर में रहने दो, तुम लोग बर्दाश्त करो। इधर से अब्दुल्ला को निकाल दिया, इधर से फैसल को निकाल दिया। और इधर जो है 1917 में ही एक बालफोर डिक्लेरेशन जो है निकाल दिया। वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर था बालफोर, उसने कहा कि बादशाह सलामत ने कहा है, एक पेपर निकाला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक ज्यूज स्टेट कायम करके देंगे, हर तरह की सहूलत फराम करेंगे। बस ये है कि फ़लस्तीनियों को भी जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, उसको भी
रहने जीने का हक देंगे, लेकिन यहाँ पर एक वादा हो गया है बादशाह सलामत का कि यहाँ पे एक ज्यूइश स्टेट होगी। तो अब ये हुसैन का दिमाग ख़राब हो गया कि ये फ़लस्तीन तुम 1917 में बोल दिए कि हम उसको दे देंगे, सीरिया में हमारे बेटे को भगा दिए कि फ्रांस का कि हमारा है, सीरिया भी, लेबनान भी, और इराक में भी हमारे बेटे को भगा दिए, तो सिर्फ मैं ये हिजाज लेकर रहूं। तो यहाँ पर अरबों ने बगावत कर दिया। तो बगावत किया तो बरतानिया ने ताकत के ज़रिए से कुचल दिया। यहाँ पे भी सीरिया में भी जो फैसल बगावत नहीं किया, लेकिन उसके जो ये थे डिफेंस मिनिस्टर, वो जब बगावत किया तो वो भी बेचारा मारा गया। और यहाँ पे भी जो है अरबों ने बगावत किया 4 महीनों तक, समझिए 4000 अरब कबाइल वाले जान दिए, लेकिन ये समझिए कि बरतानिया ने भी कुचल दिया बगावत को। लेकिन बरतानिया को लगा कि जो है ये लोग मानेंगे नहीं, इनकलाबी लोग हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, 1921 में कहा फैसल को कि अच्छा ठीक है तू यहाँ पे बादशाह बन जा, लेकिन बात मानेगा कि नहीं मानेगा? कहाँ बात जो बोलेगा मानेंगे, बादशाह बना दीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है तू इराक का बादशाह बन जा। तो अब छोटा भाई अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे भी बना दीजिए, मुझे भी तो कुछ दीजिए। तो कहा अच्छा जॉर्डन में तुम जो है ये फ़लस्तीन का जो जॉर्डन वाला इलाका है ये तुम ले लो। तो ये समझे कि फ्रांस में इसमें जो बंटवारा हुआ था, आप थोड़ा सा नक्शा देख लीजिए, देखिए ये इराक है ना, तो ऐसे समझ जाइए, ऐसे करके ऐसे बंटवारा था, समझ जाइए। तो कहा कि यहाँ पर जो है फैसल रह जाएगा, और ये वाला इलाका में जो है वो अब्दुल्ला तुम ले लो, और तुम ये है जो बाप बेटा तुम मिल करके रह लो, अली जो इनका बड़ा बेटा था, और ये तो इस तरह रहने लगा। तो ये 1921 में जो है दोनों भाई को एडजस्ट कर दिया और बाप बेटे को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब फ्रांस वाले जो है सीरिया में, लीबिया में रहने लगे, और फ़लस्तीन में जो है यहूदियों को कहा कि तुमको देते हैं, तो फिर यूरोप से भर भर के लाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर जो है यूरोप वाले जुल्म करते थे और भर भर के लाते थे। तो यहाँ पर फ़लस्तीनी बेचारे जो है किसान वगैरह थे वो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। अब ये ऐसा हुआ। अब यहाँ पर जो है मामला क्या हुआ है कि आले सऊद से लड़ाई हो गई है, और समझे कि ये बाप बेटा ये सब खुश हो गया था, मुतमईन हो गए थे, लेकिन फिर बरतानिया से ठन गई। वो क्या मामला हुआ कि मैं जो आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 1920 में जो इस्तांबुल पर कब्जा किए हैं इत्तेहादी ताकतें, और 1923 में क्या हुआ है, 1922 तक जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जब भगा दिया इन लोगों को, पूरा इसको कब्जा कर लिया, फिर दोबारा हासिल कर लिया। लेकिन 1927 में क्या किया, उसने बादशाहत को ख़त्म करके रिपब्लिकन जमहूरिया बना दिया। और 1924 में 3 मार्च को क्या किया, खिलाफत को एबॉलिश कर दिया कि अलामती तौर पे भी नहीं रहेगा, कि किसी बच्चों को याद भी ना आए। 3 मार्च को इसने ऐलान किया है कि खिलाफत इज़ नो मोर। तो उस वक्त जो है बरतानिया, फ्रांस, ज्यूज़ वगैरह ने चैन का सांस लिया कि अब जो है मुसलमानों की ताकत को जो है कभी यूनाइट नहीं होने देंगे, इसी से डर लगता था ये। लेकिन ये गलती कर दिया किसने, हुसैन वाली मक्का ने। 12 मार्च को ऐलान कर दिया कि आई एम खलीफा। अगर तुर्की वालों ने खिलाफत को एबॉलिश कर दिया तो मैं अब खलीफा हूं। तो अब इसकी खिलाफत को जो है सिर्फ 2 ममालिक ने जो है इंडोर्स किया, एक इराक ने शाह फैसल ने, और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने, दोनों बेटे ने। बकिया लोगों ने कहा नहीं। अरब वालों को तो खिलाफत से चिढ़ हो गई थी, इसीलिए तो उसके खिलाफ जो है मुहिम चला रहे थे। और यहाँ पे बरतानिया का भी मूड ख़राब हो गया, ज्यूज़ का भी मूड ख़राब हो गया कि अच्छा इतना जो हम खून खराबा किए हैं वो खिलाफती को एबॉलिश करने के लिए, और तुम फिर खलीफा बनोगे। यहाँ से उन लोगों का दिमाग ख़राब हुआ। तो अब जो है यहाँ पर पिन मारना शुरू कर दिया इसको, आले सऊद को। यहाँ पे थे इंतज़ार में बैठे हुए। अब आले सऊद जो है ये हिजाज को लेना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मक्का मदीना और ये मजहबी लोग थे। लेकिन ये किसके अंडर में था, ये था तो आज़ाद, लेकिन बरतानिया की सरपरस्ती में था। तो बरतानिया अगर मदद कर दे तो फिर तो इससे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन 2 मैटर में जो है इख्तलाफ हो गया बरतानिया से। एक तो ये कि ये फ़लस्तीन के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि जीज़ के स्टेट कैसे हम बनने देंगे, नहीं हम मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये जॉर्डन में हमारा जो फ़लस्तीन भी रहेगा।
ठीक है हम फ्रांस वाले में मान लेते हैं, लेकिन आप यहूदियों को एक एक करके लाएंगे, यहाँ पर बसाएंगे, उसकी हुकूमत बना देंगे, ये कैसे होगा? ये नहीं माने। आज दूसरा खिलाफत का ऐलान कर दिया। तो 1921 में उसने लॉरेंस ऑफ अरबिया को जो है आखिरी अल्टीमेटम दे करके हुसैन के पास भेजा है कि देखो जो बरतानिया का जो मंसूबा है, मुसवदा है, उस पर दस्तखत कर दो तो फबहा, वरना अपना अंजाम के लिए खुद तैयार हो जाओ। लेकिन हुसैन का जो है दिल गवारा नहीं किया, तैयार नहीं हुआ कि नहीं हम फ़लस्तीन में तो ज्यूज को नहीं देंगे, यानी हम अपने हिस्सा में से क्यों देंगे। तो इस लिहाज से फिर बरतानिया ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर से सरपरस्ती का हाथ जो है दस्ते शफकत उठा लेते हैं। और फिर समझ जाइए कि आले सऊद को पिन मार दिया कि अगर ताकत है और खादिमुल हरमैन बनना है तो ले लो जा करके। क्या आप कुछ नहीं करेंगे ना, बीच में न्यूट्रल रहेंगे? कहाँ न्यूट्रल रहेंगे। चलो फिर क्या था, फैसल जो उनका बेटा था अब्दुल अजीज़ का, वो गया है। 1924 से जो है समझिए कि खदेड़ना शुरू किया है। तो पहले समझिए कि ताइफ जो है जीता है, फिर उसके बाद मक्का जीता है, फिर मदीना जीता है, और उसके बाद जो है जद्दा आखिर में, यानी 26 आते आते 1926 तक पूरा जीत लिया। और ये पहले तो 1924 में जब ताइफ हारा है हुसैन, तो अपने बेटे के हवाले कर दिया, अली बिन हुसैन के। कहा कि अच्छा तुम लोग मुझसे चिढ़ है कि मैं खलीफा बनने का ऐलान कर दिया था, तुम लोग गुस्सा हो गए, चलो मैं जो है सियासती से जो किनारा कश हो गया, चलो जैसे हमारा बेटा, एक बेटा जो है फैसल इराक में है, जैसे दूसरा बेटा जॉर्डन में, तीसरा बेटा जहाँ पर रहेगा जद्दा में रहेगा, हिजाज में रहेगा, शांति से रहो तुम लोग, हमारे खिलाफ एहतजाज मत करो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं, इधर जो है आले सऊद बढ़ते चले गए और 1926 तक ही कर दिए। अब इन लोगों का अंजाम क्या हुआ? तो अंजाम ये हुआ कि 1926 तक जो है ये पूरा जो है आले सऊद के कब्जे में आ गया। इसमें अब ये आले सऊद भी जॉर्डन की तरफ भागने लगे। बरतानिया ने मना किया, नहीं लिमिट नहीं क्रॉस करने का। इराक की तरफ भी पढ़ना शुरू, नहीं नहीं इधर भी नहीं पढ़ने का, इधर ही इजाज़त दिए थे बस इतना ही। और इधर तो हाँ इधर लड़ सकते हो, तो इन लोगों की यमन से लड़ाई होती रही। तो अब यह है कि हुसैन का क्या हुआ। तो हुसैन जो है अपने बेटे के पास भाग गया, जॉर्डन, अब्दुल्ला के पास। और फिर यहाँ से जो है फिर वो कब्रस चला आया, और फिर आखिरी उम्र में जो है फिर यहाँ से जो है फिर जॉर्डन आ गया, और 1931 में उसका इंतकाल हो गया, उसका चैप्टर क्लोज हो गया। इसका बेटा जो अली था, जिसके लिए वो हुकूमत छोड़ दिया था, वो भाग करके चला गया था इराक अपने भाई फैसल के पास, यहाँ पर रह रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इराक का मामला कि फैसल को 1921 में बना दिया था बरतानिया वालों ने, कहा कि हमारे एजेंट बन के रहोगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन ये लोग जो है थोड़ा और आज़ादी मांगते रहे। बरतानिया वाले ने बिलाखिर जो है 1932 में थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात लेकर के एक लाख से इराक को आज़ाद कर दिया। तो इराक जो है 1932 में समझिए कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया। लेकिन बेचारा फैसल को जो है रास नहीं आया, और 1933 में ही उसका इंतकाल हो गया। तो 1931 में बाप का इंतकाल हुआ, और 1933 में फैसल का इंतकाल हो गया। और 1-2 साल के बाद जो है जो भाई यहाँ पर पनाह लेने के लिए आया था, अली बिन हुसैन, 1935 में उसका भी इंतकाल हो गया। तीनों का अंजाम हो गया। अब एक बेटा रह गया कहाँ, जॉर्डन में, अब्दुल्ला। वो 1951 में उसको बैतुल मक़दस गया हुआ था, वहाँ पे उसको असैसिनेट कर दिया गया। तो ये चारों बाप बेटे का जो है अंजाम ये हो गया, ये समझ जाइए। तो ये जो है मुख्तसर किस्सा था। अब इसमें जो ये पूरी स्टोरी थी, अब इसमें आप जो देख लीजिए कि आले सऊद जो है बगावत की खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़, या आले शरीफ की है, या आप खुद तय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो असल जो बगावत के मुजरिम अगर कोई है तो वो समझे कि शरीफ हुसैन वाली मक्का है। वो बाप बेटा मिल करके पूरा बगावत किया था। ये तो बेचारा बस जो है खामोश तमाशाएं देख रहा था। ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ था, इधर जो है बरतानिया वाले थे, इधर खिलाफत उस्मानिया वाले थे, और इधर जो यमन वाले थे, बीच में जो चक्की के पार्ट में पिस रहा था। बस ये था कि इन लोगों के एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि बरतानिया वाले कहे कि तुम यहाँ पर रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो ये कोस्टल एरिया में जो ये है, इधर तुम आगे मत बढ़ना। इसने कहा कि ठीक है हम इधर नहीं बढ़ेंगे, हमको इधर से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, इधर ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि इधर मक्का मदीना।
इधर की अहमियत तो बाद में बढ़ी है, जब जो है पेट्रोल का दरियाफ्त हुआ है, तब ये जो है सोने के जो है पूरा चट्टान बन गया है। तो अब सारे जो है तामीर और तरक्की इधर है, वरना जो है असल तो इधर को ये था। तो ये जो है, तो जब ये खिलाफत का ऐलान किया है और यह फ़लस्तीन के मामले में तैयार नहीं हुआ है, तब जा कर के बरतानिया को लगा कि अब ये यूज़लेस हो गया है, इसका रहना जो है मुज़िर हो सकता है, लिहाजा एक दूसरी ताकत को लाते हैं जो हमारे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से चले। तो ये मामला था। तो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो फिर हम जब आगे बढ़ेंगे, ये सऊदी की हुकूमत और आगे जो है यानी अब्दुल अज़ीज़ के बाद जो है सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़, फिर फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़, फिर इराक़ की लेंगे, फिर सीरिया की लेंगे, फिर लेबनान की लेंगे, फिर फ़लस्तीन की लेंगे, फिर जॉर्डन की लेंगे। तो आपको खराकट बात समझ में आ गई, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड तफसील से बनाया। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट्स में जो है अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और इंशाल्लाह सारे टॉपिक हो जाएंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी तफसील से बना देंगे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर पे भी, फिर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन है या फिर रशियन रेवोल्यूशन है, यूएसएसआर है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह धीरे धीरे कवर कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।